उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया है, जहां फैली गंदगी देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और स्वयं झाड़ू लगाकर अधिकारियों को स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। उन्होंने परिवहन विभाग और एमडीडीए को नियमित साफ सफाई, यात्रियों की सुविधाओं, सुरक्षा, पेयजल, शौचालय और संचालन व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। सीएम ने यात्रियों से सीधे फीडबैक लेकर सुझाव भी मांगे और कहा कि अगली बार निरीक्षण पर सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त मिलनी चाहिए। उन्होंने जल्द ही प्रदेशव्यापी जन सहभागिता आधारित स्वच्छता अभियान शुरू करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर योग, आयुर्वेद और ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा तथा हर ब्लॉक में एक गांव को आध्यात्मिक गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेला अभियान के अंतर्गत चयनित मेलों को राजकीय मेला घोषित करने और उन्हें विशेष संरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमा गांव को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। शीतकालीन 4 धाम यात्रा, 12 मासी पर्यटन और आध्यात्मिक आर्थिकी जोन के लिए भी त्वरित कार्य योजना तैयार की जाएगी। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में लोग जहां आस्था श्रद्धा के लिए बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से, दुनिया भर से लोग आते हैं, वहीं हमारा पर्यटन प्रदेश भी है और आध्यात्मिक एक देश की, दुनिया की एक कैपिटल भी हम देवभूमि को कह सकते हैं। तो उस दृष्टि से यहाँ आने वालों की संख्या कई करोड़ों में है। स्थानीय लोगों को भी आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में सड़क सुरक्षा हमारी बहुत प्राथमिकता है। हमने बहुत सारे जो सुरक्षा के मानक हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए क्रैश बैरियर, ब्लैक स्पॉट, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम जो सुरक्षा संबंधी नियम बनाए हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो ग्रैंड सेस की शुरुआत हम 1 दिसंबर से करने जा रहे हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो सड़कें हमारी अभी गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं कि जो प्रत्येक वर्ष एक ही स्थान पर खराब होती हैं, उनके लिए कैसे कोई विधि अपनाई जाए, उन सब पर चर्चा हुई है। सबको निर्देशित किया गया है कि वाहन चालकों से लेकर परिचालक तक उनके नियम, उनके द्वारा जो सावधानियां बरती जानी चाहिए, उनके रहने का स्थान, गाड़ियों के रुकने का स्थान, उत्तराखंड में आए तो एक जो सेफ्टी के नियम हैं, उन नियमों का कड़ाई से पालन हो, उसके संबंध में बहुत विस्तृत आज वार्ता हुई है। और ये यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कि सर्वोच्च जो हमारी प्राथमिकता है वो सभी यात्रियों की सुरक्षा है, उसी के निमित्त आज ये समीक्षा की। वहीं उत्तराखंड में रजिस्ट्री शुल्क की अधिकतम सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तक कर दी गई है। इस बीच जिसे राजस्व बढ़ोतरी का प्रभावी कदम भी माना जा रहा है। इससे पहले 2015 में ये सीमा 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई थी। राज्य में रजिस्ट्री पर 2% शुल्क लिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा अब 50,000 होगी। विपक्ष ने इस निर्णय को जनता पर अतिरिक्त बोझ और खुली लूट करार दिया है। उनका कहना है कि सरकार लगातार सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं के नाम पर आम लोगों से पैसे वसूलने में लगी है, जिससे जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। जमीनों की रजिस्ट्री ऐसा 25 से 50,000 नहीं, प्रतिशत में बढ़ती है, तो कुछ प्रतिशत जमीनों का शुल्क बढ़ा होगा, लेकिन हर तरफ से लूट मची हुई है, हर तरफ से लूट मची हुई है। कहाँ कमी कहाँ है? एक रजिस्ट्री का ही मतलब जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट बढ़ाकर शुल्क ऐंठने की बात नहीं है। हर तरह से आप गांव में चले जाइए, हर महीने कोई ना कोई सत्यापन कराना है साहब, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है, उसमें तमाम पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। तो सरकार इस काम में लगी हुई है कि जनता से किस प्रकार से पैसा।
देहरादून में लगातार धरने प्रदर्शन जारी है। पेपर लीक मामले में युवा बेरोजगारों के आंदोलन के बाद अब उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दल भी उनका समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल प्रदर्शन स्थल पहुंचे और कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि उन्होंने मामले में समाधान हेतु मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते। साथ ही आश्वासन भी दिया है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर पहले ही सत्र में उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। जो कुमाऊनी भी जानते होंगे वो भी मेरी भाषा समझ जाएंगे। हम तो शांत लोग हैं, दांतों से खड़े हो तो अब 50,000 जोड़ने पड़ गए थे कुछ कन पड़ो, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। जो बोले ले वचन आज 2 घंटे में पूर्ण कर लो, 2 घंटे में आप तक पहुंच जाला, 1 घंटे में पहुंच जाला। मैं आपसे वोट चाहना चाहूँ। और चूंकि हमारे भाई हैं, ये कई समय से आंदोलित हैं, परेशान हैं, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता और मेरे वक्तव्य में आपको दिखा होगा कि मैंने हल निकालने का रास्ता बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हल निकालना चाहिए और हल निकल सकता है, ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकल सकता। बीजेपी के एक आयोजन में अगर 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं तो हमारे उपनल के भाइयों की तनख्वाह परमानेंट भाइयों के समान क्यों नहीं हो सकती, ये मेरा कहना है। तो इसलिए ये हल निकल सकता है और हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया। मैंने तो अपनी सीमाओं को क्रॉस करके भी ये बात कही कि मुख्यमंत्री जी इनका हल निकाल दें, इनको परमानेंट कर दें और मैं खुद उनका अभिनंदन करने जाऊंगा। तो ये आज देखते हैं शाम तक क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। आपने देखिए पीछे जो हुआ है, हमको उससे बेहतर ये है कि अब आगे अच्छा क्या हो सकता है। जो स्थितियां बिगड़ी हैं वो स्थितियों को कैसे सुधारा जाए उसका रोड मैप मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया। मैंने बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में अपने अध्यक्ष काल के दौरान इसी प्रकार के प्रकरणों को सुलझाने का जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव को भी इस मंच पर साझा किया। तो वो भी एक रास्ता है कि इस प्रकरण को उस रास्ते से सुलझाया जा सकता है। ये मैं यहाँ बैठा हूँ तो शामिल ही हूँ और क्या हूँ, शामिल ही तो हूँ। तो आगे क्या इसमें मैंने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री जी इस बात का इंतजार न करें कि सब लोगों के खून में उबाल आए। सरकार कांग्रेस की आती है तो गैरसैंण में बैठकर पहला जो हस्ताक्षर होगा वो तमाम सरकारी विभागों में जो हमारे कर्मचारी भाई कार्यरत हैं उनको समयबद्ध तरीके से परमानेंट करने की कार्रवाई का आदेश होगा। पहला हस्ताक्षर उसका होगा। 9 दिन हो गए उपनल कर्मचारियों को अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हुए और कुछ लोग कार्मिक अनशन पर भी बैठे हैं और उसके बावजूद सरकार की आंखों में शर्म नहीं है। हठधर्मिता इतनी है कि परसों सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाने के बावजूद भी वो इनके बीच में नहीं आ रहे हैं और इनके रेगुलराइजेशन की जो है बात वो नहीं कर रहे हैं। परसों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जितनी भी पुनर्विचार याचिका जो है उपनल कर्मचारियों के विरुद्ध दाखिल थी, जो 2018 का ऑर्डर हाईकोर्ट ने किया था, वो सब हम खारिज करते हैं और सरकार इनके नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने का कार्य करे। सरकार की दिक्कत क्या है? 22,000 वो लोग हैं जो आपके अपने लोग हैं, जो हर विभाग में कार्यरत है और आप देखिए 9 दिन से प्रदेश में हर जगह अव्यवस्थाएं फैली हुई है। चाहे वो अस्पतालों की बात करूं, बिजली विभाग की बात करूं, वित्त विभाग की बात करूं, कार्मिक विभाग की बात करूं, तो सरकार को समझ नहीं आ रहा आप इनका नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे जब ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। दुख की बात तो ये है कि एक महिला, एक हमारी बहन इनके बीच की परसों ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये दर्शा रहा है कि ये हमारे भाई बहन कितने तकलीफ में है, कितने प्रेशर में है। तो सरकार से गुजारिश है कि आप इनका नियमितीकरण करिए, क्रेडिट आप लीजिए, बट हमारे भाई बहनों की रिक्वेस्ट आप सुनने का कार्य करिए। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। माननीय प्रीतम सिंह जी यहाँ पे आए थे, माननीय हरक सिंह रावत जी यहाँ पे आए थे, हम लोग रोज आ रहे हैं। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी सूचना है कि आ सकते हैं, तो हम लोग अपने उपनल कर्मचारियों के साथ खड़े हैं इनके संघर्ष। जो हमारे राज्य के निगम के अभी जो अध्यक्ष है उनका संबोधन जिनका हो रहा है, उनका समर्थन भी है, परिवहन विभाग का भी है, सब जो सरकारी संगठन है उनका निरंतर हमें समर्थन मिल रहा है और सामाजिक संगठन का भी समर्थन मिल रहा है, राजनीतिक संगठन का भी मिल रहा है। और देखो सरकार कितनी निष्ठुर होगी, सरकार के अंदर कुछ भी संवेदना नहीं बची है। कल हमारे एक बहन जो निरंतर धरने में थी और रात में इस सर्द रातों में गुजार रही थी, पाले खुले आसमान के ऊपर नीचे, और वो अपना
मांगों को लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, उसने स्ट्रेस ले लिया, वो दिगंबर योगी भगवान जी को और सरकार का कोई आला अफसर, कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ एक सुध लेने नहीं आया कि भैया क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं संघर्ष कब तक सरकार हमारा लेती है। हम निरंतर जमे पड़े हैं, हम किसी के छलाव में आने वाले नहीं है, हम किसी से कुछ मांगने नहीं है, क्योंकि हमारा जो हक है वो माननीय न्यायालय द्वारा पहले भी दे चुके हैं। अभी ये लास्ट इनकी सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू थी वो भी खारिज हो गई है। अब इनको 20 तारीख को। तो चलिए वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ेंगे जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य निर्माण के मूल उद्देश्य रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, राजधानी गैरसैंण, भू कानून और पलायन अब भी अधूरे हैं, जिससे पहाड़ों का अस्तित्व संकट में है। उन्होंने कहा कि यूकेडी इन मुद्दों पर नया आंदोलन शुरू कर रही है। भाजपा नेता नेहा जोशी की तीसरी बार जीत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने दावा किया है कि 2027 का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी अब जाग चुका है और यूकेडी के समर्थन में खड़ा हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया है कि 2027 में सत्ता परिवर्तन संभव है। देखिए, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाजपा की प्रदेश मंत्री नेहा जोशी जी का एक बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि इस बार भाजपा देवभूमि उत्तराखंड में तीसरी बार जीत का परचम लहराएंगी। तो मेरा ये पूछना है भाजपा सरकार से कि देवभूमि उत्तराखंड, उसका जो स्थापना हुई थी, आंदोलन जो हुआ था, किन मांगों को लेकर वो आंदोलन हुआ था? वो मांगे थी कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विकास जो है किया जा सके। लेकिन आज जबकि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं ये सरकार से भी पूछना चाहती हूँ और मैं देवभूमि की सम्मानित जनता से भी ये पूछना चाहती हूँ, क्या जिन परिकल्पनाओं के लिए देवभूमि उत्तराखंड के लिए पृथक राज्य आंदोलन किया गया था, वो क्या आज पूरी हो चुकी हैं? आप रोजगार को देखिए, आप स्वास्थ्य को देखिए, शिक्षा को देखिए, पलायन को देखिए, आप देखिए कि हमारी इस राजधानी गैरसैंण की जो समस्या है, मूल निवास की बात करें, हम भू कानून की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, कोई भी एक आधार ऐसा नहीं है जिसके आधार पर भाजपा ये कह रही हो कि हम देवभूमि में जीत का परचम लहराएंगे। इस समय पूरे देवभूमि उत्तराखंड में जो है सारे पहाड़ियों का अस्तित्व वो इस समय खतरे में है, जिसे लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने दोबारा जो है अपना एक आंदोलन के लिए उन्होंने बिगुल बजा दिया है, क्योंकि ये एक पहाड़ी राज्य है और यदि इन पहाड़ियों का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो इसकी परिकल्पना भी कैसी होगी। तो मेरा ये चुनौती है भाजपा को कि 2027 के चुनाव को वो आसान न समझे, क्योंकि पहाड़ी अब जाग चुका है और वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यूकेडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। तो फिर ये तो वो उनके लिए एक दिवा स्वप्न जैसा ही हो गया है कि तीसरी बार वो उत्तराखंड में परचम लहराएंगे। हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बने, नहीं तो ये भी है कि भगवान बद्री विशाल और अगर बाबा केदारनाथ की कृपा रही तो इस बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण सत्ता जो है। वहीं पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से रीच संस्था के पदाधिकारियों ने राजभवन में मुलाकात कर देहरादून में आयोजित होने वाली वार्षिक विरासत महोत्सव का प्रस्तुतिकरण दिया है। संस्था ने बताया कि वर्ष 1995 से आयोजित ये महोत्सव 30 वर्ष पूरे कर चुका है और इसमें देश विदेश के कलाकारों और उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी रहती है। राज्यपाल ने महोत्सव को संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक बताते हुए इसके संरक्षण और युवा पीढ़ी तक प्रसार पर जोर दिया है। उन्होंने वित्तीय मजबूती के लिए CSR एवं प्रमुख संस्थानों विशेषकर ONGC से सहयोग बढ़ाने का सुझाव दिया है और महोत्सव के सुचारू संचालन हेतु हर संभव समर्थन का भी आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा 24 अक्टूबर 2025 से पुनः शुरू हो गई है, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि विभाग यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने में जुटा हुआ है। शीतकालीन पूजा परंपरा के तहत यमुनोत्री की पूजा खरसाली, गंगा की पूजा मुखवा, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ और बद्रीनाथ की पूजा पांडुकेश्वर में की जाती है। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर आज मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं ताकि
ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। सितारगंज ITI कॉलेज में साइबर सुरक्षा पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर छात्रों और शिक्षकों को साइबर क्राइम से बचाव और जागरूकता के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री ने बताया कि गरीब और सामान्य लोग साइबर अपराधों का शिकार हो रहे हैं, इसीलिए छात्रों को न केवल खुद सुरक्षित रहने बल्कि दूसरों की मदद करने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वाइस चेयरमैन सेतु आयोग राजशेखर ने बताया कि सितारगंज में साइबर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जिससे ITI छात्रों को रोजगार और बेहतर करियर के अवसर मिल सकेंगे। की मदद से हमने अपने सारे उत्तराखंड के ITI को साइबर सिक्योरिटी से जोड़ने का एक प्रण लिया है, जहाँ पे अपने बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे। आज के दिन पूरा देश साइबर सिक्योरिटी से प्रभावित है और आपको मालूम है साइबर थेफ्ट, साइबर पुलिसिंग, साइबर वॉर, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिससे लोगों को आजकल नुकसान पहुंच रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो आगे वाली टेक्नोलॉजी में आके शिक्षित हो सके, उसको नॉलेज हो और वो अपने आप को भी बचा सके, इस देश में भी थेफ्ट रुके और कहीं ना कहीं रेप्यूटेड कंपनीज के साथ सीख के अपने लिए एक नया रोजगार का जरिया भी शुरू कर सके। साइबर सिक्योरिटी के लेकर दो बात। एक तो ये है कि आज की तारीख में लोग इतना मोबाइल का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और उसकी वजह से अक्सर साइबर फ्रॉड होते हैं। लोगों को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ से बचना चाहिए ताकि ऐसा खतरा कम हो। एक तो वो है। दूसरा ये है कि ITI के जितने बच्चे हैं उन लोगों को साइबर के बारे में ट्रेनिंग दी जा सके और हम ये भी बातचीत कर रहे हैं कि साइबर AI को लेकर कोई एक सेंटर यहाँ पर खोल सकें इस क्षेत्र में, ताकि जो इतनी नौकरियाँ हैं इस समय देश में साइबर सिक्योरिटी में जो है जितनी नौकरियाँ हैं उससे 1/3 लोग भी नहीं मिल रहे हैं। तो बच्चों को ट्रेनिंग मिले ताकि वो AI और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकें और आगे और नॉलेज इकोनॉमी में और आगे बढ़ सकें। ये प्रदेश के सारे जो ITIs हैं उन सबको कवर करेंगे। तो ऐसी योजना जो है बन गई है, तो अगले 10 दिन के अंदर ही वो योजना का क्रियान्वयन। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में शीतकालीन चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें मंदिर समिति, होटल एसोसिएशन और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने यात्रा को सुरक्षित व सफल बनाने के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत, पार्किंग और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं को शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। कड़ाके की ठंड से राहत के लिए प्रमुख पड़ावों पर अलाव और ईंधन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। हिमपात और पाले की स्थिति से निपटने के लिए नमक, चूना उपलब्ध रखने, संवेदनशील मार्गों पर मशीनरी व कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रखने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित 27 जिलों के अध्यक्षों की नई सूची जारी की है। इस बीच पदभार ग्रहण समारोह के दौरान हरीश रावत ने नई संरचना को पंचमुखी रुद्राक्ष और पंच पांडवों की संज्ञा दी। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका ये इशारा अपने ही कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की चेतावनी है। पाठक ने आरोप लगाया है कि गुटबाजी और कटाक्ष के लिए हरीश रावत जिम्मेदार है और कार्यकर्ताओं को उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। बहुत सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय AICC ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है। 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। 5 पांडव सब पे भारी थे, वैसे ये जो पंचमुखी हमारा नेतृत्व है ये भाजपा पर बहुत भारी हो। जो पूरा ऊपर से नीचे तक विष से ग्रसित हो और विष से भरा हो, वो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को विष से दूर रहने की बात कर रहा है, तो वो साफ तौर पर ये इशारा कर रहे हैं कि वो जो विष से भरे हुए हरीश रावत जी हैं
उससे अब कार्यकर्ताओं को दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुटबाजी, कटाक्ष करना, लोगों के कार्य में मट्ठा डालने का काम जो अब तक हरीश रावत जी ने करा है, उससे सजग रहने को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी में थोड़ी जान आए। तो सही बात है, अपनी उम्र के अनुसार उनको अपने कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर एक हिदायत देनी चाहिए, और एकदम सटीक हिदायत दी है कि जिसने अब तक में जो भी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम नहीं किया उससे दूर रहें। उनका इशारा अपनी ही तरफ था कि उनसे सारे कार्यकर्ता दूर। प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में विधायक विनोद चमोली ने कहा कि वर्तमान हालात बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी बीजेपी को मजबूत स्थिति का संकेत देती हैं। चमोली का कहना है कि जनता का भरोसा स्पष्ट रूप से बीजेपी के साथ खड़ा है और शुरुआती संकेत यही दिखाते हैं कि पार्टी का विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी है कि उनका रुख बदलने से नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता ने पहले ही अपना निर्णय कर लिया है। देखो जरा बाइट सुनो तो क्या ठीक हो गया, तो उन्होंने स्वयं ही कह दिया हमारा विजय रथ चलेगा। अब वो बाद में क्या कर पाएंगे, ये तो वो मान गए ना कि विजय रथ चलने वाला है बीजेपी का। अब वो बाद में उसको रोक पाते हैं या पलट पाते हैं, या बाद का सब्जेक्ट हो गया, लेकिन पहले उन्होंने स्वीकार लिया कि 27 का विजय रथ बीजेपी का चलने वाला है। मैं समझ अच्छे संकेत है। नैनीताल में हर वर्ष शहर का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस बार नैनीताल का 184वां बर्थडे बास्केटबॉल कोर्ट में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। इस बीच समाजसेवी संस्थाओं ने 29 केक काटकर समारोह मनाया और स्कूली बच्चों को 200 से अधिक कंबल वितरित किए। नैनीताल की खुशहाली के लिए सर्वधर्म सभा भी आयोजित हुई, जिसमें सभी समुदायों ने एक साथ प्रार्थना की। माना जाता है कि 18 नवंबर 1841 को पीटर बैरन के आगमन के बाद यहाँ बसावट की शुरुआत हुई, जिसे युवा हर वर्ष विशेष रूप से मनाते हैं। तो नैनीताल नगर का वैदिक और पौराणिक काल से महत्व रहा है, लेकिन जो आधुनिक बसासत हुई और जो आधुनिक विकास हुआ, उसका जो श्रीगणेश है वो पी बैरन ने 1841 में यहाँ की जमीन को एक्वायर करके यहाँ पर बसासत प्रारंभ की। और लेकिन जब वो विकास असंतुलित हुआ तो 1880 में यहाँ पर बहुत भयंकर भूस्खलन आया, जिसमें सैकड़ों लोगों जान गई और अन्य भी भूस्खलन आए। उसके बाद अंग्रेज सरकार ने नैनीताल नगर की सुरक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध जो इंजीनियरिंग का एक नमूना है, यहाँ की जो 100 ड्रेनेज हैं जो नैनीताल की जल व्यवस्था को संरक्षित रहते हैं, उनका निर्माण किया और उसके फलस्वरूप आज तक नैनीताल हमारे सामने ज्यों का त्यों है। तो ये जो नैनीताल जन्मदिन है, इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पर अधिकांश विद्यार्थी उपस्थित हैं, उन विद्यार्थियों में ये बताएं कि इस नैनीताल के पर्यावरण, इस नदी झील के जल, यहाँ की हरियाली को हम। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के भवाली निगलाट की 21 वर्षीय मूक बधिर युवती की देखभाल और अभिभावक नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को निर्धारित अवधि के लिए उसकी देखभाल की अनुमति दी जाए। साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि युवती इंदौर स्थित डेफ एंड ब्लड फाउंडेशन एनेबल्ड फाउंडेशन में अध्ययन करना चाहती है, लेकिन उसकी अभिभाविता से संबंधित प्रकरण पर प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया। इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अभिभावक नियुक्त करने का अनुरोध किया। बधिर बालिका है जो कि 21 वर्ष की हो गई है, परंतु क्योंकि उसका परिवार उसकी साइन लैंग्वेज नहीं समझता और वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए इंदौर में पढ़ना चाहती है, जहाँ पर एक समान प्रकार की बालिका की माता जो है वो उसकी ट्रेनर और लोकल गार्जियन अपॉइंट होना चाहती थी, परंतु वो कुछ टेक्निकल दिक्कतों की वजह से नहीं हो पा रहा था और वो प्रशासनिक प्रॉब्लम्स में ही वो फाइल उलझी हुई थी। तो आज कोर्ट ने उस मामले को सुना, सभी पक्षकारों को सुना, इंटरप्रेटर की मदद से उस बालिका का पक्ष भी सुना गया और कोर्ट ने जिलाधिकारी
जिलाधिकारी नैनीताल को डायरेक्ट किया है कि वो उनकी लिमिटेड गार्जियनशिप की एप्लीकेशन अलाउ करें। फैमिली की कंसेंट भी कोर्ट ने प्राप्त कर ली है। तो जो इंदौर में डेफ इनेबल्ड फाउंडेशन में जहाँ उनको फर्दर स्किल डेवलपमेंट करना है, वहाँ पर जाने के लिए कोर्ट ने आदेशित किया, और साथ ही समाज कल्याण अधिकारी को भी आदेशित किया है कि वो जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं पेंशन की, वो उस बालिकाओं को। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।